नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे। बाराबंकी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजरानी रावत सोमवार को धूमधाम से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंची और नामांकन दाखिल किया। इसके पहले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में जीआईसी ऑडिटोरियम में चुनाव नामांकन सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन जुलूस निकाला गया। भाजपा प्रत्याशी राजरानी रावत के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, एमएलसी अवनीश सिंह पटेल के अलावा सभी विधायक मौजूद थे। जुलूस नामांकन स्थल के बाहर तक गया और फिर प्रत्याशी के साथ ही उनके प्रस्तावक और समर्थक कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह को अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। भाजपा प्रत्याशी राजरानी रावत 26 अप्रैल को नामांकन के पहले दिन ही शुभ मुहूर्त में एक सेट नामांकन पत्र दाखिल पहले ही कर चुकी हैं। मोदी और योगी जी की नीतियों पर लोगों का भरोसा है। लोग कल्याणकारी योजनाएं गरीबों, किसानों, माताओं, बहनों, कमजोर लोगों तक पहुंचाने का काम योगी जी ने बिना भेदभाव के किया है। और इसके नाते लगातार 2014-19 में बीजेपी को जहां पर जनता ने मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया था, और 2024 में भी एक बार फिर से मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए राजरानी रावत जी को भारी वोटों से जिताने का। कितना अंतर रहेगा जीत का? हम लोग 3 लाख वोट से विजय प्राप्त करेंगे। एटा लोकसभा में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी प्रत्याशी लगातार गांव-गांव जाकर जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश शाक्य की पत्नी सपना शाक्य करीब 2 दर्जन गांव में पहुंची और लोगों से वोट देने की अपील की। सपना शाक्य ने दावा किया कि उन्हें हर समाज का वोट मिल रहा है और वे बहुत बड़े अंतराल से जीत दर्ज करेंगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यों से जनता बिल्कुल खुश नहीं है। देखिए, इस समय एटा लोकसभा पे इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है और सर्व समाज के लोग इस समय मूड बना लिया है लोगों ने कि एटा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का इस बार विदाई निश्चित है। क्या लगता है एससी समाज का वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी को ये सिर्फ एससी समाज की बात नहीं है। जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, आज वो समस्त लोग इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के मूड में हैं और 7 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। यूपी के सीतापुर जिले में चुनावी जनसभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने और आचार संहिता का उल्लंघन को लेकर बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद सहित 5 नामजद बसपा प्रत्याशी और 30 से 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कोतवाली प्रभारी की तहरीर पर नेताओं के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद बसपा कार्यकर्ताओं ने शहर कोतवाली का घेराव करते हुए प्रदर्शन भी किया और सभी कार्यकर्ता एफआईआर को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कल बहुजन समाज पार्टी के हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं माननीय आकाश आनंद साहब सीतापुर में चुनावी जनसभा में आए थे, तो उन्होंने अपनी बात को रखा। तो उन बातों में जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो वो बातें जनता के बीच में वो जहाँ जहाँ जाते हैं, जनता का जो फीडबैक, जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो विचार हैं, वो उन्होंने जनता के बीच में रखे। तो उनमें उनका कोई स्वयं का ना शब्द है, ना उनका स्वयं का कोई विचार है। जो विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं वो विचार जनता के हैं, जनता के मुद्दे। उन्होंने कहा कि ऐसी आम चर्चा है पूरे प्रदेश में, देश में, कि इस सरकार का जो बोलती है उस तरह का जनता के प्रति काम नहीं करती है, उस तरह से जो जनता के प्रति वादे किए हैं उनको पूरा नहीं करती है। इसलिए जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में इस बात की आम चर्चा है कि ये सरकार जनता के मुद्दों पर खरी नहीं उतरी है।
यूपी के कानपुर में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। यहाँ पर मुस्लिम युवक ने एक शादीशुदा महिला का नहाते समय वीडियो बना लिया, फिर उस वीडियो के दम पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ दिनों बाद महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, लेकिन जब उसने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो मुस्लिम युवक उसको प्रताड़ित करने लगा, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस आयुक्त से इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंची पीड़ित महिला ने बताया कि मेरे पति से उसकी दोस्ती थी, जिसकी वजह से उसका मेरे घर आना जाना था। महिला ने बताया कि उसने नहाते समय मेरा वीडियो बना लिया, फिर उसके बाद शारीरिक संबंध बनाए और महिला के साथ रहने लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। महिला ने जब धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया तो मुस्लिम युवक उसको छोड़कर अपनी पत्नी के पास चला गया। पीड़ित महिला का आरोप है कि वो 1 साल से प्रताड़ित कर रहा है, इसलिए सरकार और पुलिस आयुक्त से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले को लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त विपिन मिश्रा ने बताया कि महिला महोबा जिले की रहने वाली है। इस महिला का अपना पति से कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद यह युवक के साथ कानपुर आकर लिव इन में रह रही थी। शिकायत में उन्होंने बताया है कि युवक ने उसका शारीरिक शोषण किया है। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। महिला हैं जिनके 3 बच्चे हैं और ये यहाँ एक मुस्लिम युवक के साथ उसके प्रलोभन में अपने पति का परित्याग करके आई हुई थी और उसके साथ लिव इन में रह रही थी। बाद में इन दोनों में कुछ खटपट हुई और उसके बाद से उन्होंने एक तहरीर दी है कि ये लोग मेरा धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे थे, साथ ही मेरे साथ भी इन्होंने यौन शोषण किया और इनकी बच्ची के साथ भी कराने का प्रयास किया। इनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी विवेचना में आएगा उसके हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लव जिहाद का मामला है। क्या घटना हुई आपके? मुस्लिम लड़के ने बदतमीजी करी है, शोषण किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी, आपके साथ न्याय होगा, परेशान ना हो। ये कानपुर महानगर और उसके आसपास का क्षेत्र लव जिहाद का एक बड़ा गढ़ बन चुका है। विगत पूर्व में भी पिछले 1-2 वर्षों पर लव जिहाद पर बड़ी घटनाएं कानपुर महानगर में देखी गई हैं। इस पर एक एसआईटी भी बनी थी और उस एसआईटी ने बड़ी संख्या में जांच भी की थी। उस एसआईटी में कानपुर के तमाम नाम सामने आए थे और उन नामों के आधार पर कई जांचें हुई थी, लेकिन लव जिहाद का मामला रुका नहीं है। कानपुर फिर इसी लव जिहाद की आग में झुलसता जा रहा है। आज ये जो मामला हम यहाँ कमिश्नर महोदय कानपुर में लेकर आए हैं, ये उसी से मिलता जुलता है। हिंदू परिवारों में कभी ये जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, धीरे धीरे उनको बहलाकर फुसलाकर और तमाम तरीकों का प्रलोभन देकर उनके घर में उनकी दयनीय दशा दिखाकर उनको अच्छे रेस्टोरेंट में भोजन कराना या इस प्रकार आगे लुभावने सपने दिखाकर उनको बहलाने का काम करते हैं। मोहम्मद हासिम ने भी इस महिला के साथ यही काम किया पिछले 1 वर्ष से अवैध तरीके से कानपुर में, जिसमें आईडी भी उसने फर्जी बनाई। एक फर्जी आईडी का भी प्रकरण इसमें आया, जिसने यहाँ पर फर्जी आईडी पर मकान लिया और यहाँ पर उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियाँ और 1 बेटी। बेटी जो माइनर थी उसके साथ भी उसने अवैध संबंध और अनैतिक कृत्य करने का प्रयास किया और जो महिला है उसके साथ तो लगातार कर ही रहा था। इसमें उसका साला, उसका परिवार सारा सपोर्टिव था और मज़ारों पर, मदरसों पर ले जाना और सोची समझी रणनीति के तहत ये काम करना तो मोहम्मद हासिम अकेला नहीं था, उसके साथ ये पूरा गैंग काम कर रहा होगा। कौन मौलवी है, कौन फातिया पढ़ा रहा है या कौन इसमें लिप्त है, कौन परिवार के लोग हैं, तो ये जांच का विषय है। पीलीभीत में एसएसबी के जवान पर 12 लाख की ज्वेलरी चोरी करने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद से आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। दरअसल जनपद बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के टिसुआ गांव की रहने वाली हाजरा बेगम का कहना है कि वे अपने परिजनों के साथ जनपद पीलीभीत के थाना बीसलपुर में शादी समारोह में शिरकत करने आई थी। पीड़िता का कहना है कि उनकी नंद का बेटा फहीम सिद्दीकी, जो कि सीमा सुरक्षा बल का जवान है, घर में रखे 17 तोला सोने के आभूषण चोरी कर लिए। वहीं आभूषणों की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पीड़िता ने मामले में कोतवाली बीसलपुर में शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से आरोपी जवान फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। मेरा नाम हाजरा है। मैं जिला बरेली टिसुआ की रहने वाली हूँ। मैं बीसलपुर पीलीभीत जिले में आई थी अपनी नंद के घर शादी में।
तो हमारे 17 तोले सोने के जेवरात और चोरी हुए हैं। और फ़हीम सिद्दीकी जो एसएसबी में सिपाही है, वो चुरा के ले गया है। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है? रिपोर्ट मैंने दर्ज कराई है। कहाँ कराई है? बीसलपुर थाने में। विभाग से क्या मांग करती हैं? विभाग उसके विभाग से आप चिट्ठी क्या बताएं? विभाग में मैं चिट्ठी लिखूंगी कि उसकी कार्रवाई करें, उसकी खबर लें। हमारा नाम दिलबसर है, जिला बरेली, ग्राम टसुआ का रहने वाला हूँ। यहाँ बीसलपुर अपनी बहन के यहाँ शादी में आए थे। हमारे घर वाले जितने हैं और बड़ी बहन शाहीन, उनके पति खलील अहमद के यहाँ रुके थे। जेवर मेरी बीवी ने हाजरा, उनने जेवर शाहीन को रखने को दे दिए। कितनी ज्वेलरी थी? ज्वेलरी 17 तोले है और सोने की जेवरी है, सारी सोने की जेवरी है। लमसम उसकी कीमत 12 लाख रुपए है। सोने के जेवरात सारे थे? सारे सोने के जेवरात थे। जी। और तो इस मामले में किसने चोरी की, क्या हुआ? ये फ़हीम सिद्दीकी उर्फ सीबू एसएसबी में नौकर है, वो चुरा के उसी दिन आसाम चला गया था। सिपाही पद पे है क्या ये? जी, एसएसबी में, सीमा सुरक्षा बल में। सीमा सुरक्षा बल में। इस मामले में आपने कोई शिकायत की है? यहाँ था बीसलपुर थाना कोतवाली में इसकी रिपोर्ट लिखवाई है। संभल पुलिस ने 7 अप्रैल को ही बैंक में चोरी का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और 3 लाख से अधिक की नकदी बरामद की है। बता दें कि बैंक में हुई इस चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। एसपी कुलदीप सिंह गुनावत ने घटना का खुलासा किया है। आपको बता दें कि कर्ज चुकाने के लिए 2 सगे भाइयों ने एक अन्य साथी के साथ मिलकर बैंक में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। यूपी के अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के पास से एक मामला सामने आया है, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। तो वहीं चलती कार में आग लगने से कार चालक ने कार से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने के लिए आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के द्वारा कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आग में लगी आग पर काबू पाया और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बिजनौर के हल्दौर में भीषण सड़क हादसा हो गया। डीसीएम गाड़ी और घाई मशीन की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर लगने से घाई मशीन पर सवार 4 लोगों में से एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं मृतक के आक्रोशित परिजनों ने लाश को सड़क पर रखकर बिजनौर मुरादाबाद मार्ग को जाम कर दिया। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के चांदपुर रोड पर गुरुद्वारे के पास खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली और वैगन गाड़ी की टक्कर हो गई है। हादसे में सवार गाड़ी 4 लोगों में से एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाँ, ये 4 लोग थे, उसमें 3 लोग घायल हैं। अब एक अवनीश की डेथ हो गई है। 3 लोग उसमें कार में थे और ट्राली से उसका ट्रैक्टर से टक्कर हो गई इनकी, तो ट्रैक्टर वाला भी घायल है और 2 लोग वैसे घायल है। कार वाले की एक की मौत हुई है। कार वाले एक की मौत भी हो गई। चुनावी दंगल में दल बदल दिखने लगा है। आपको बता दें कि राजनीतिक दल नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर अपनी मजबूती का परिचय देने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व ही नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस अभियान में शामिल होकर अपने प्रत्याशियों का मनोबल और जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यह नजारा नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के दौरान देखने को मिला। प्रत्याशी बांसुरी स्वराज रोड शो करते हुए डीएम कार्यालय पहुंची। इस मौके पर उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं नामांकन के लिए आवास से निकलने से पहले अपने आवास पर पूजा की। रोड शो करते हुए अपने आवास से निकली बांसुरी स्वराज के साथ अच्छी खासी बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, जिन्होंने जमकर नियमों का उल्लंघन किया, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने 2 व्हीलर पर हेलमेट नहीं लगाया हुआ था।
बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम की कार को मुरादाबाद में एसयूवी ने जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें दुष्यंत गौतम घायल हो गए हैं। गौतम को मुरादाबाद के टीएमयू के हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसा दिल्ली जाते समय नेशनल हाईवे 9 पर हुआ है। इस हादसे में बीजेपी नेता की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। डॉक्टर के मुताबिक वे खतरे से बाहर हैं। जानकारी के मुताबिक दुष्यंत गौतम की कार का एक्सीडेंट मुरादाबाद बाईपास पर हुआ। वे शाहजहांपुर से दिल्ली जा रहे थे। दुष्यंत गौतम को हादसे में घायल होने के बाद इलाज के लिए टीएमयू के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे की खबर लगते ही मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल समेत कई भाजपा नेता अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद बीजेपी नेता और मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम की शाहजहांपुर से दिल्ली जाते समय कार पलट गई थी। कार एक साइड से सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गई। गनीमत यह रही कि दरवाजा खुल जाने से दुष्यंत गौतम नीचे गिर गए थे। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है और कूल्हे में चोट है, मांसपेशियों में चोट है। डॉक्टरों ने 1 हफ्ता का बेड रेस्ट बताया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर तुरंत पहुंच गए थे। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के श्री दुष्यंत गौतम जी आज शाहजहांपुर से मीटिंग करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे और मुरादाबाद में सडनली रुकने का प्रोग्राम था खाली चाय पीने के लिए। तो रास्ते में मैं 0 पॉइंट पे ही आपको रिसीव करने के लिए गया हुआ था। तत्काल आपसे संपर्क में था, फोन आया कि ऐसे ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से एम्बुलेंस और वो लेके आ जाओ। तो मैंने एकदम तत्काल में प्रशासन को इसकी सूचना दी, कप्तान साहब को, और एम्बुलेंस के लिए 112 नंबर पे फोन करा। तत्काल एम्बुलेंस ही पहुंची और मैं 1 मिनट में पहुंच गया और सारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। पर गनीमत ये हुई कि गाड़ी पलट के वो साइड से दूसरी साइड में आ गई और दरवाजा खुलने से आप गिर गई, शॉर्ट की अंदरूनी चोट आई है। अब इनकी तबीयत कैसी है? और एक्सरे करा दिया है, अल्ट्रासाउंड करा दिया है, सारी MRI वगैरह चेकअप करा दिया है, डॉक्टरों ने कहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहें एन भारत के साथ। नमस्कार।